दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतनम। ठीक है, इसमें हमने बता दिया था दो तरह के द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। जो अगर हम गिनती करते हैं तो वो सिर्फ कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, कार्य द्रव्य अनगिनत हैं। ओके, देन द्रव्य के दो प्रकार बताए थे, चेतन और अचेतन। चेतन कौन से हैं? जो इंद्रियों से युक्त हैं, और अचेतन जो इंद्रिय रहित हैं। ठीक, फिर हमने बताया था हमारा 10वां द्रव्य। ठीक है, 10वां द्रव्य किस किस ने माना है? वेदांत ने माना है, मीमांसा ने माना है, और अष्टांग संग्रह ने माना है। ठीक, और इसका जो है रस बताया गया है। अष्टांग संग्रह ने 10वां द्रव्य तम माना है, और उसका रस जो है कटु कषाय बताया है। ठीक है, इसके अपोजिट क्या माना है? ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या बताई है? मधुर और शीतल बताई है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। फिर हम इसमें आगे आते हैं पेज नंबर 20 पर। तो इसमें एक टेबल दी गई है कार्य द्रव्य की। ठीक है, कार्य द्रव्य में दो तरह के द्रव्य बताए हैं, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य को फिर दो में डिवाइड किया गया है, बहिरअंतश्चेतन और अंतश्चेतन। ठीक है, अगर कोई द्रव्य है जो कि रिस्पॉन्स कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम चेतन बोलेंगे। बट पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए। बहिरअंतश्चेतन द्रव्य, जिनमें जो चेतना है या जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो हुए बहिरअंतश्चेतन द्रव्य, जिनको कि हम जांगम द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, जांगम द्रव्य। और जो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हुए अंतश्चेतन द्रव्य, उनको बोलेंगे उद्भिद द्रव्य। जांगम द्रव्य के फिर से 4 पार्ट होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये याद रखने का है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। देन उद्भिद द्रव्य। उद्भिद द्रव्य में चार चीजें आती हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। ठीक, तो इसमें जो ये सीक्वेंस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध बोला है चरक ने, वहां पर वानस्पत्य की जगह सुश्रुत ने वृक्ष टर्म यूज की है, तो वो पूछा जाता है। देन अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत पार्थिव द्रव्य जो अपने आप ही मिलते हैं हमें, और कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित हैं। ठीक, फिर आती है इसकी डेफिनेशन जो बहुत बार पूछी जाती है। वनस्पति। वनस्पति क्या है? अपुष्पो फलवंतो। ये आप साथ में लिख लीजिए, अपुष्पो फलवंतो, ये है वनस्पति। अपुष्पो फलवंतो वनस्पति के लिए आया है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? अपुष्प और फलवंत, ऐसे ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स जिनमें कि पुष्प नहीं दिखते बट फल आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जो विदाउट फ्लावरिंग डेवलप हो जाए। बट यहाँ पे अपुष्प कहने का मतलब था कि जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है वो। ठीक, देन वानस्पत्य। वानस्पत्य क्या है? फल पुष्पवंतो, जिनके फल और पुष्प दोनों विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फल और पुष्प, पुष्प जो है बड़े होते हैं इसलिए नेकेड आई से विजिबल हो जाते हैं, और उन्हें वानस्पत्य कहते हैं। और सुश्रुत ने इसके लिए वृक्ष टर्म यूज किया है। फिर औषधि। फल पाक निष्ठया औषधि। ठीक है, जब फल का पाक हो जाता है और पाक होने के बाद निष्ठा को प्राप्त हो जाता है, निष्ठा यानी एंड हो जाता है, वो जो पौधा है फल होने के बाद एंड हो जाता है, उसको हम औषधि कहते हैं।
फिर विरुद्ध, प्रतान वत्यस्तिम्निश्च। देन हम आते हैं जांगम द्रव्य पे, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, तो ये जो चार हैं, इन चारों को सुश्रुत ने टर्म दिया है चतुर्विध भूतग्राम। चतुर्विध भूतग्राम, ये आप लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, चतुर्विध भूतग्राम क्या है, तो वो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज के लिए टर्म आया है। देन श्लोक नंबर, इसमें मेंशन नहीं है, श्लोक नंबर 49। स अर्थ गुणवादयो बुद्धि प्रत्यनांता परादया गुणा प्रोक्ता। ठीक है, अब हम गुण के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें स अर्थ यानी अर्थ से, अर्थ के साथ वाले जो गुण हैं, गुणवादयो जो गुणवादी गुण हैं, बुद्धि प्रत्यनांता जो बुद्धि से शुरू होकर कर प्रत्यन पर अंत हो रहे हैं वो, और परादि, देन उन सबको गुण कहा जाता है। ठीक, तो इसमें स अर्थ यानी जो हमारी इंद्रियों से ग्रहण हो सकते हैं वो वाले गुण, इनको जो है नैसर्गिक गुण, वैशेषिक गुण और स्वाभाविक गुण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैशेषिक गुण कितने हैं, नैसर्गिक गुण कितने हैं, स्वाभाविक गुण कितने हैं। तब हमें पता होना चाहिए कि स अर्थ जो गुण है हमारे इंद्रिय द्वारा जो ग्राह्य गुण है वही नैसर्गिक, विशेषिक या स्वाभाविक है, तो हम इजीली बता पाएंगे कि कितने हैं। फिर गुणवादी गुण, गुणवादी गुणों को गंगाधर जी ने द्रव्य गुण भी बोला है, और इन्हीं को कायिक और शारीरिक गुण भी कहते हैं। शारीरिक गुण या कायिक गुण या द्रव्य गुण, ये सब पर्याय हैं गुणवादी गुणों के। फिर आते हैं बुद्धि प्रत्यनांता, ऐसे गुण जो बुद्धि से शुरू होकर के प्रत्यन पर अंत हो रहे हैं, इन्हीं को आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है और सात्विक गुण कहा है पीवी शर्मा सर ने। तो ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि पीवी शर्मा सर के अकॉर्डिंग सात्विक गुण कौन से हैं, बुद्धि प्रत्यनांता। फिर परादि गुण, परादि गुणों को सेम शारीरिक गुण और कायिक गुण कहा जाता है। अब साथ में टेक्स्ट में लिख लीजिए कि आयुर्वेद में टोटल कितने गुण बताए गए हैं, 41। जब हम चरक की भी बात करते हैं तो चरक ने भी 41 गुण बताए हैं। न्याय दर्शन में 24, वैशेषिक दर्शन में 17, चक्रपाणी ने 3, योगेंद्रनाथ सेन ने 42। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि योगेंद्रनाथ सेन ने कौन सा गुण एक्स्ट्रा माना है, और वो है मन का अर्थ। आई होप सबने लिख लिया है। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चरक ऊपर ही लिख लीजिए, चैप्टर के ऊपर, चरक में गुणवादी गुणों का वर्णन कहाँ पर आया है। चरक में गुणवादी गुणों का वर्णन आया है चरक शरीर 6 में और चरक सूत्र 25 में। परादि गुणों का वर्णन चरक सूत्र 26 में।
फिर हम आते हैं पेज नंबर 21 में, फर्स्ट लाइन, परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामम् अथपि च संस्कारो अभ्यास इति एता गुणापरोक्ता परादया। ठीक है, तो इसका रेफरेंस आप नोट कर लीजिए, चरक सूत्र 26 रेफरेंस पूछा जाता है इसका, और ये इसके नाम भी पूछे जाते हैं, तो नाम भी सबको याद होने चाहिए। फिर हम आते हैं 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन में, लास्ट, न्याय वालों ने केवल 24 गुण माने हैं। देन 8th लाइन में, करिकावली, करिकावली में 24 गुण ही प्रधान माने गए हैं, यानी जहाँ पर 41 गुण चरक ने बताए हैं, आयुर्वेद ने 41 गुण माने हैं, वहाँ पर करिकावली ने केवल 24 गुण लिए हैं और बाकियों को दूसरे दूसरे गुणों में समावेश कर दिया है। तो लाइन नंबर 14 में देखेंगे, धर्म और अधर्म ये 2 गुण आयुर्वेद में नहीं माने गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है क्या माना गया है, धर्म अधर्म माना गया है, नहीं माना गया है। आयुर्वेद ने धर्म और अधर्म को गुण नहीं माना है। देन नेक्स्ट लाइन, न्यायोक्त गुणों के अतिरिक्त गुरवादी गुण और अभ्यास एवं युक्ति ये 22 गुण अधिक माने गए हैं। फिर अभी बताते हैं कि किस किस का समावेश किस किस गुण में हुआ है। अभ्यास को संस्कार में, युक्ति को संयोग में, गुरवादी गुणों में गुरु, द्रव और स्नेह को गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह में, शेष गुणों को संस्कार और धर्म में समाविष्ट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबको मर्ज कर दिया है और 24 गुण ही वहां पर रह गए हैं। ठीक, तो अब आते हैं गुरवादी गुण 2 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट लाइन में, ये गुरवादी गुण सांसिद्धिक और नैमित्तिक 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। देन 26th लाइन में 17 गुण बताए हैं वैशेषिक दर्शन ने। एंड प्रशस्तपाद भाष्य में 24 गुण बताए हैं। एक क्वेरी आई है, मैम आपने कल बताया था कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य पर प्रश्न आता है। यदि प्रश्न यह है कि द्रव्य कितने बताए गए हैं, तो मैम हम क्या कारण द्रव्य का आंसर सिलेक्ट करेंगे या कार्य द्रव्य का? अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर जब कंप्लीट होगा हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ पेज नंबर 21 पर ही लास्ट सेकेंड लाइन, गुरुमद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुण स सूक्ष्म विजता विंशते सविपर्या। ठीक है, तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है वाग्भट सूत्र 1 में। ये रेफरेंस आप मार्क कर लीजिए। एक आप यहाँ भी नोट कर लीजिए, परादि गुण कणाद और हिमाद्री, कणाद और हिमाद्री ने परादि गुण 7 माने हैं। देन पेज नंबर 22, यहाँ पर गुणों को हमने 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया है, मूर्त गुण, अमूर्त गुण, मूर्त अमूर्त। मूर्त यानी जो हमें विजिबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं। हाँ जी सिमू जी, मैंने आपको कल बताया था क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में आया था कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य।
ठीक है, तो अभी जब हमारा द्रव्य का पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें आएगा कि द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग यूजुअली पूछा जाता है। जब कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का क्वेश्चन आता है उनमें वो क्लियर कट पूछते हैं कि कार्य द्रव्य कितने हैं, कारण द्रव्य कितने हैं। ठीक है, और द्रव्य सिर्फ इसी प्रकार से 2 तरह के नहीं होते हैं। द्रव्य जो है बहुत ज़्यादा उसको हमने क्लासिफाई किया है। ठीक, तो वहाँ पे उस समय देखना रहेगा कि वो किस आचार्य के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट क्या है। बट अगर पूछा जाएगा तो वो स्पेसिफाई करेंगे कि कारण द्रव्य कितने हैं। बिना स्पेसिफाई किए वो ऐसे नहीं पूछेंगे। अगर बिना स्पेसिफाई किए पूछेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि द्रव्य 3 प्रकार के हैं या 2 प्रकार के हैं। अच्छा लगा आप एक्टिव हैं, क्वेरीज पूछते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे थे मूर्त, अमूर्त और मूर्त अमूर्त गुण की। मूर्त यानी जो हमें विजिबल है, जिसकी कोई शेप है। अमूर्त गुण जिसकी कोई शेप नहीं है या जिसे हम सिर्फ सेंस के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। मूर्त अमूर्त जो कि एट टाइम्स विजिबल भी है और एट टाइम्स ओके। देन 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ लाइन में वैधर्म्य में यहाँ पर जो है शब्द को हम सिर्फ इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा हम उसे फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्द को छोड़ करके रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और गुणवादी 20 गुण, यानी इन टोटल 26 गुण जो है मूर्त गुण बताए हैं। देन एक लाइन छोड़ के सेकेंड पॉइंट, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार और शब्द, ये अमूर्त गुण हैं। ठीक है, ये जो है हम बाकी इंद्रियों से फील कर सकते हैं बट एज सच विजिबल नहीं है, कोई शेप नहीं है इनकी, तो ये अमूर्त हो चुके हैं, अमूर्त गुण में आएंगे। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये मूर्त और अमूर्त गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। देन श्लोक नंबर 49, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि, आदि मीन्स प्रयत्न के जैसे ही। प्रयत्न क्या है, हम कोई भी जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा एफर्ट होता है वो, और एफर्ट के जैसे बाकी कर्म जो हैं वो कर्म कहलाते हैं। देन थर्ड लाइन, कणाद ने उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन इति कर्माणि। ठीक है, ये 5 कर्म बोले हैं कणाद ने। देन लास्ट थर्ड लाइन, आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान है। ठीक है, तो पंचकर्म में क्या क्या आता है, वमन, विरेचन, निरुहु, अनुवासन और नस्य। इसके बाद ही चिकित्सा शास्त्र में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये 3 कर्म माने गए हैं। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्योंकि सर्जरी से रिलेटेड है तो सर्जरी से पहले हमें पूर्व करना क्या है, प्रधान क्या है, पश्चात क्या है, ये बताया गया है। और ऐसे अगर हम पंचकर्म में भी देखें तो पंचकर्म अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं या वस्ती भी कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या कराना है, संनिहन कराना है, स्वेदन कराना है। ठीक है, या उसके बाद हमें संसर्जन क्रम कराना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म माना जाता है। देन श्लोक नंबर 50, पेज नंबर 23, समवायो अपृथक भावो भूम्य आदिनाम गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनीतो गुणः। इसका रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है अपृथक भाव किससे संबंधित है। अपृथक भाव किससे संबंधित है, समवाय से संबंधित है। ठीक है, अब अपृथक भाव का मतलब क्या है, जो कि अलग नहीं हो सकता। ऐसा एक हमारा संबंध है जो कि चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, वो समवाय संबंध है। ठीक है, जो कि हमें मिलता है लाइन नंबर 11 में।
मिड में अयुक्त सिद्ध का तात्पर्य अपृथक भाव ही है, तो अपृथक भाव अयुक्त सिद्ध। देन यहाँ पे आप ऊपर में लिख लीजिए कहीं पर करिकावली। करिकावली जो टेक्स्ट है वो वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है और इसके राइटर कौन है? श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट इन्होंने करिकावली लिखी है और ये करिकावली जो टेक्स्ट है वो वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, देन पेज नंबर 24 जो श्लोक है मिड में, यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवाय यत् द्रव्यम। अब यहाँ पे हम द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यत्र आश्रिता कर्म गुणाः, जहाँ पर कर्म और गुण आश्रित होकर रहते हैं, और कारणम समवाय यत् द्रव्यम, और जो गुण और कर्म का समवायी कारण है वह द्रव्य है। यानी गुण और कर्म जो है द्रव्य से अलग हो ही नहीं सकते, अपृथक भाव इनका संबंध है, वह द्रव्य है। तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है चरक सूत्र 1/51। तो ये आपको रेफरेंस याद करना है अच्छे से। अब इसके साथ ही हम देखेंगे लास्ट लाइन में, यथा क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम। सुश्रुत सूत्र 40 में इसका रेफरेंस आता है। ये रेफरेंस पूछा जाता है तो रेफरेंस के लिए याद कर लीजिए। देन तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम। तैत्तिरीय उपनिषद। देन थर्ड रेफरेंस इज रसादीनाम पंचनाम भूतानाम यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम। ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। रसादीनाम पंचनाम भूतानाम यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्य लक्षणम, वैशेषिक दर्शन से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो वैशेषिक दर्शन और सुश्रुत सूत्र 40 का जो रेफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम सा लगता है। तो ध्यान देना ये है कि अगर यथा स्टार्टिंग में है तो वो सुश्रुत का रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर वो क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति आ रहा है तो वो वैशेषिक दर्शन का होगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसी में ही आप ऊपर रेफरेंसेस 2 और नोट कर लीजिए। एक आता है पीवी शर्मा सर का गुण कर्मवत् समवाय कारणम द्रव्यम। उन्होंने खुद से ये डेफिनेशन दी है द्रव्य की, गुण कर्मवत् समवाय कारणम द्रव्यम, पीवी शर्मा सर। एंड फिर नेक्स्ट रेफरेंस है रस वैशेषिक का बदंत नागार्जुन जी का द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम। द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम। देन लाइन नंबर 16, मन का विषय चिंत्यम विचारम ऊह्यम च ध्येयम संकल्पम एव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम ही अर्थ संज्ञकम। ठीक है, मन के विषय कितने हैं? 5, चिंते, विचारे, ऊहे, ध्येय, संकल्प। और जो कुछ भी मन के द्वारा ज्ञेय है वो सभी उसके अर्थ हैं। देन पेज नंबर 26। अब हम गुण की बात करेंगे। ठीक है, समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणाः, ये गुण का लक्षण है। समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणाः, यानी जो समवाय संबंध से रहता है और निश्चेष्ट है, मतलब वो खुद से कोई चेष्टा नहीं कर रहा है,
किसी भी एक्ट, कोई भी जो हमारा कर्म होना है वो उसमें निश्चेष्ट है, ठीक है, बट ग्रहण में कारण हो। हम द्रव्य को क्यों सिलेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट में कि ये शीत है या उष्ण है या कैसा है, ठीक है, तो ग्रहण में कारण है। ये हुआ गुण। देन इसमें विमर्श में लाइन नंबर 12, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण उसे कहते हैं जो समवेत रहते हुए कार्य का उत्पादक हो। समवेत यानी समवाय संबंध से रहते हुए कार्य को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। जैसे कि दोष का रोग से संबंध, दोष है तभी रोग होगा, और रोग तभी होगा जब दोष है। जब दोष नहीं होगा तो रोग नहीं होगा, और अगर रोग मतलब है तो दोष का संबंध है ही है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो वो हुआ हमारा समवायी कारण। इसमें एक पेट एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, जैसे तंतु पट का और पट अपने में रहने वाले श्वेत नील आदि रंग का समवायी कारण होता है, ठीक है। कपड़ा बना है तो डेफिनेटली कपड़ा जो है उस धागे से ही बना है, तो वो उसका समवायी कारण है। देन सेकेंड, असमवायी कारण, यानी जो कार्य के साथ या कारण के साथ एक अर्थ में संवेत रहते हुए कारण हो। जैसे कि पट का असमवायी कारण तंतुओं का संयोग है, और अगर हम इसे वैसे देखना चाहें तो दोष दूष्य का जो संबंध है वो असमवायी कारण है। मतलब दोष तो है, बट जब तक धातु दूषित नहीं होगी, ठीक है, जो दूषित होने वाली दोष दूष्य का संबंध है तो वो असमवायी कारण है। देन थर्ड, लास्ट 4th लाइन में थर्ड है निमित्त कारण। समवायी और असमवायी कारण, इन दोनों कारणों से जो भिन्न होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर है तो वो जो है हमारा निमित्त कारण में आएगा। जैसे कि मिथ्या आहार विहार, दोष हुए, दूषित हुए, धातु दूषित हुई, वो किस वजह से हुई? किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आहार विहार से। तो जो आहार विहार है वो निमित्त कारण रहेगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन आप ऊपर लिख लीजिए करिकावली से। अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। तो ये किसका रेफरेंस है? करिकावली का रेफरेंस है। देन पेज नंबर 27, श्लोक नंबर 52। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यत् अपेक्षते। संयोग और विभाग में जो कारण है और द्रव्य में आश्रित होकर रहता है वह कर्म है। अब यहाँ पर हम संयोग क्या है और विभाग क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, हमारा थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। संयोग क्या है कि जब भी हम कोई दवाई देते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाकर के एक्ट करेगी? उसके रिसेप्टर पर एक्ट करेगी, ठीक है। अगर डायबिटीज़ है, ठीक है, तो डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इंसुलिन रिसेप्टर्स पर वो जाकर के वर्क करती है, तभी उसमें जो है हमारी क्रिया होती है कि इंसुलिन यूटिलाइज होने लगता है, ठीक, ग्लूकोज भी नॉर्मलाइज होने लगता है। तो वो जो है संयोग है, ठीक है। विभाग क्या है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, जो एक्सेस था हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो विभाग हो गया। तो हमारा कर्म क्या है? चिकित्सा है। चिकित्सा में हमारा संयोग क्या हुआ?
द्रव्य का उसके रिसेप्टर पर संयोग, और विभाग किसका, जो भी हमारा मेन मोटिव है धातु साम्य करना, ठीक है, उसके लिए जो भी जरूरी है वो विभाग। देन कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्म न अन्यत अपेक्षते, ठीक है, जो हमारा करने योग्य, जो हमारा मोटिव है वही कर्म है और वो किसी और की अपेक्षा नहीं करता है। इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, कई बार श्लोक भी ऐसे पूछा जाता है, तो वो आप याद कर लीजिए। देन विमर्श में फर्स्ट लाइन, कर्म के दो भेद होते हैं, एहिलौकिक और पारलौकिक। 8th लाइन में वैशेषिक दर्शन में एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, ये रेफरेंस दिया गया है, ये आप याद कर लीजिए। मतलब रेफरेंस किसका है, वैशेषिक दर्शन का है। थोड़ा सा इतना याद होना चाहिए, उसको प्रॉपर श्लोक फॉर्म में याद करना इज नॉट मैंडेटरी, बट पता होना चाहिए किसका रेफरेंस है। देन लास्ट 6th लाइन में द्रव्य संयोग और विभाग का समवायी कारण, और कर्म जो है वो निमित्त कारण होता है। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, संयोग और विभाग का समवायी कारण द्रव्य है और निमित्त कारण कर्म है। ठीक। देन पेज नंबर 28, फर्स्ट पैराग्राफ में लौकिक कर्म 3 प्रकार का होता है, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है, सत प्रत्यय जो कि हम जानबूझकर करते हैं, असत प्रत्यय जो कि बाय चांस हो जाता है, हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, और अप्रत्यय जो कि अचेतन में होता है, दैट कैन नॉट बी सीन इन चेतन द्रव्य। यही साथ में लिख लेंगे, करिकावली ने 5 प्रकार के कर्म माने हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, जो भी हमने पहले पीछे पढ़े थे वही 5। देन आता है इति उक्तम कारणम, पेज के मिड में इति उक्तम कारणम, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, तो वो चरक सूत्र 1। और ये कारण क्या किसने बोला गया है, ये कारण समवाय, विशेष, सामान्य, द्रव्य, गुण और कर्म, इन 6 को कारण बोला गया है। देन हम स्टार्ट करते हैं इसका 3rd पॉइंट, कार्य धातु साम्यम इहि उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि कैसे कैसे हमें मैनेज करना है, तो अब हम बता रहे हैं कि हमारा काम, एक्चुअल काम क्या है इस टेक्स्ट को पढ़ने का। कार्य धातु साम्यम, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, धातुओं को सामान्य अवस्था में लाना। ठीक है, और यही जो है इस तंत्र का प्रयोजन भी है, इसलिए हम इस तंत्र को पढ़ रहे हैं। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, तंत्र का प्रयोजन पूछा जाता है, आयुर्वेद का प्रयोजन पूछा जाएगा तो भी यही आएगा। ठीक है, देन लास्ट 3rd लाइन, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिर उच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एव च, चरक सूत्र 9, ये रेफरेंस पूछा जाता है, ये रेफरेंस यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देन पेज नंबर 29, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च, द्वय आश्रयणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर एक और त्रि वाला वर्ड आ गया। कल भी हमने बहुत सारे त्रि वाले वर्ड्स यूज किए थे, त्रैपस्तम था और त्रिस्थूण था, त्रिधातु था। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आ गया त्रिविध हेतु संग्रह, और वो त्रिविध हेतु संग्रह क्या है, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का मिथ्या योग, न योग और अति योग।
देन पेज नंबर 30, इसमें 9th लाइन के लास्ट में कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजः रोगः स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। चरक शारीर 1 का रेफरेंस है ये, ठीक है, इसे मार्क कर लेंगे रेफरेंस को। और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, निष्प्रतिक्रिय, ठीक है, वो क्या है, स्वाभाविक रोग हैं जो कि काल के परिणाम से होते हैं। ऐसे कौन कौन से रोग हैं? जरा और मृत्यु। तो ये रेफरेंस याद कर लेंगे। स्वाभाविक रोग कौन, चरक ने कितने माने हैं? 2 माने हैं। जरा और मृत्यु कहाँ पर माने हैं? चरक शारीर 1 में माने हैं। और इनको क्या बोला गया है? निष्प्रतिक्रिय, मतलब इनका हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पर ही हम साथ में लिख लेंगे, सुश्रुत सूत्र 24 में स्वाभाविक रोग को 5 माना गया है, ठीक है। और उसमें आता है शुद्ध यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, जरा यानी एजिंग, मृत्यु और निद्रा। निद्रा को भी यहाँ पे रोग में गिना है, स्वाभाविक रोग में गिना है, ठीक है। देन 7th लाइन, लास्ट 7th लाइन, यहाँ पर क्या बोला गया है? कर्मज रोग का कारण प्रज्ञापराध है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कर्मज रोगों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। देन पेज नंबर 31, श्लोक नंबर 55, शरीरम सत्तु संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगः तु सुखानाम कारणम समः। यानी रोग का आश्रय क्या है? शरीर और मन, ये दोनों रोग के आश्रय हैं। सुख का भी आश्रय मन और शरीर है, ठीक है। और सुख का कारण क्या है? काल बुद्धि इंद्रिय का संयोग। काल बुद्धि इंद्रिय का संयोग सुख का कारण है, ठीक। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। रोग का आश्रय क्या है? शरीर और मन, ये उन्होंने बताया, चरक ने बताया चरक सूत्र 1 में, ठीक है। जब हम चरक शारीर स्थान पढ़ेंगे तो चरक शारीर 1 में बताएंगे कि वेदना का स्थान क्या है, वेदना का आश्रय। तो वेदना का आश्रय हो जाएगा शरीर, मन और इंद्रिय, ठीक है। 3 हो जाएंगे, शरीर, मन और इंद्रिय, ये 3 हो जाएंगे वेदना के आश्रय। और रोग का आश्रय या सुख दुख का आश्रय चरक सूत्र 1 में बताया गया है, शरीर और मन। देन सुख का कारण क्या है? योगः तु सुखानाम कारणम समः, यानी काल बुद्धि इंद्रिय का संयोग करना सुख का कारण है। देन श्लोक नंबर 56 इम्पॉर्टेंट है, रेफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। तो यह आ जाता है, निर्विकारः परः तु आत्मा सत्भूत गुणेन्द्रियै चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, ठीक है। ये किसके बारे में बोला गया है? ये आत्मा के बारे में बोला गया है कि आत्मा जो है वो रोग का कारण नहीं है, रोग का कारण सिर्फ शरीर और मन है। आत्मा क्या करती है? नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, वो केवल देखती है उन सब क्रियाओं को होते हुए, उसे कुछ भी फील नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। वो कैसी है? निर्विकार है, मतलब उसका कोई अपने एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। परह मतलब श्रेष्ठ है। सत्व यानी जो मन के 3 गुण बताए हैं, सत्व रज तम, तो वो सत्व गुण प्रधान है। भूत, भूत यानी जितने भी हमारे महाभूत बताए गए हैं 5, वो गुण, गुण जो कि 5 महाभूतों के गुण हैं, ठीक है। इंद्रिय और 10 इंद्रिय, जो हमारी 10 इंद्रिय हैं, उन सब से मिलकर चैतन्य में कारण बनती है आत्मा, ठीक है। और ये आत्मा क्या है? नित्य है,
ये सभी क्रियाओं का दर्शक है। ये रेफरेंस पूछा जाता है, ये रेफरेंस है चरक शारीर 1 का। ठीक है, इसके बाद चरक सूत्र 1 का, चरक सूत्र 1 का ये रेफरेंस है। सेम रेफरेंस जो है आत्मा के लिए आता है एक चरक शारीर 4 में, तो वो रेफरेंस यहीं पर नोट कर लेंगे तो इजी रहेगा आगे के लिए। वो रेफरेंस है निर्विकारः परहतु आत्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः। ठीक है, तो सेम वर्डिंग्स हैं दोनों की स्टार्टिंग की, निर्विकार परहतु आत्मा, बट इसके बाद अगर वो थर्ड वर्ड आता है सत्वभूत गुणेन्द्रिय, तो वो रेफरेंस हो जाएगा चरक सूत्र 1 का। बट अगर वो वर्डिंग आ जाएगी सर्वभूतानां निर्विशेषः, तो वो किसका रेफरेंस हो जाएगा? चरक शारीर 4 का। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है दोनों। देन पेज नंबर 32, श्लोक नंबर 57, वायु पित्तम कफश्च उक्ता शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुत्तिष्ठो रजस तमस एव च। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए शारीरिक और मानसिक दोषों पर। तो बता रहे हैं कि दोष संग्रह क्या है। दोष संग्रह है 3, वात, पित्त और कफ। और फिर से उन्होंने बोला कि रज और तम जो है वो मानस दोष है, जबकि हमें पता है कि मन के गुण कितने बताए हैं? 3, सत्व रज तम। ठीक है, तो सत्व जो है वो केवल गुण में रहेगा, रज और तम जो है वो दोष हो जाएंगे। ठीक है, वो छंती मेघवत, ये किसका रेफरेंस है? शारंगधर का रेफरेंस है, रेफरेंस याद करना है। देन विमर्श में ही फर्स्ट पैराग्राफ का 1 2 3 4 लास्ट 5th लाइन, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओझा तेजो अग्नयः प्राणश्च उक्ता दे अग्नि हेतुकः। चरक चिकित्सा 15, ये रेफरेंस याद करना है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा अगर हमें फील हो रहा होता है कि वॉमिट हो रहा है या फिर वॉमिट हो रही होती है, हम उसको ज़बरदस्ती सप्रेस करते हैं, तो उससे जो है हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, शरद काल स्वभावात च शोणितम संप्रदुष्यति। शरद काल यानी सितंबर का जो टाइम है, इसमें नॉर्मली ही ब्लड जो है अपने आप इम्प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी रेफरेंस सूत्र 24 है। देन 5th पॉइंट, रक्तज रोगों की चिकित्सा। हमें पता लग गया कि प्योर ब्लड कैसा है, वो इम्प्योर क्यों हुआ है, कब हुआ है, तो अब हमें पता लग गया वो हो गया इम्प्योर, तो अब इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रिया, यानी कि रक्त पित्त हर जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, वो सारी क्रियाएं हम रक्त को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। विरेक यानी विरेचन करवाएंगे, उपवास यानी फास्टिंग करवाएंगे। देन श्रावण यानी ब्लड लेटिंग कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात ये है कि उपवास क्या है? उपवास इज नॉट कि आप 24 आवर फास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम हल्का खाना खाते हैं वहाँ भी उपवास बोला गया है। और श्रावण में हम कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे हम जलोका से करवाएं, अलाबू से करवाएं। ठीक है, अगर हमें पता लग जाता है कि किस दोष से दूषित हुआ है रक्त, तो उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। ठीक है, अगर हमें पता नहीं लग पाता है तो जलोका से करवाएंगे। और कई ऐसी भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे वेरिकोस वेन्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करवाएंगे? नीडल के थ्रू भी करवा सकते हैं, तो वो भी हमारा श्रावण में ही आएगा। या जो कपिंग बहुत चलता है, यूनानी में एक थेरेपी है कपिंग, तो वो भी उसी में ही हम काउंट करेंगे कि वो रक्त की चिकित्सा है। ठीक, अब यहाँ पे जब हमें पहले रक्त का स्वरूप बताया है, तो स्वरूप जब आता है तो जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यहीं पर हम शुद्ध आर्तव का भी स्वरूप लिख लेंगे। शुद्ध आर्तव का रंग कैसा बताया गया है? इंद्र गोप संकाशम, इंद्र गोप संकाशम पद्म अलक्तक सन्निभम।
ठीक है। जबकि रक्त का स्वरूप कैसा होता है, तपनीयेंद्र गोपाभम पद्मलक्तक सन्निभम। दोनों में बस एक वर्ड का डिफरेंस है। अगर वो तपनीयेंद्र है तो वो शुद्ध रक्त का स्वरूप हो जाएगा, अगर केवल इंद्रगोप संकाशम है तो शुद्ध रक्त का वर्ण हो जाएगा। पद्मलक्तक सन्निभम दोनों में सेम रहेगा। देन पेज नंबर 34, लास्ट लाइन, न अरजस्का तमह प्रवर्तते। ये विमान 6 का रेफरेंस है। वहां पर ये क्या बता रहे हैं कि सत्वरज तम 3 दोष होते हैं, तो बोल रहे हैं कि रज जो है वो ही केवल ऐसा है जिसके कारण गति होती है, जैसे वायु है। ठीक है, हमने आगे पढ़ा, शरंदर ने बोला कि कफ भी पंगु है, पित्त भी पंगु है, अगर वो कहीं जाते हैं तो वात के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ऐसे जब हम मानस दोषों की बात करते हैं तो रज ही है जो कि बाकी दोनों को लेकर के जाता है, गति केवल रज में है, तम तभी उसके साथ ही प्रवर्तित होगा। देन पेज नंबर 35, श्लोक नंबर 58। श्लोक फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, देव युक्ति व्यपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी ही। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि चिकित्सा सूत्र क्या है। बेसिकली हमें फॉलो क्या करना है कि ट्रीटमेंट हो जाए, प्रिंसिपल क्या है हमारा ट्रीटमेंट का। तो बता रहे हैं शारीरिक और मानस रोगों की चिकित्सा के लिए हमें देव युक्ति व्यपाश्रय, देव व्यपाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करेंगे हम शारीरिक दोषों के लिए, और मानस रोगों के लिए हम चिकित्सा करेंगे ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। ये पूछा जाता है। इसी में हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे साथ में, चरक सूत्र 11 में जो है मानस चिकित्सा बताई गई है, विज्ञान आत्मादि नाम, विज्ञान आत्मादि नाम चरक सूत्र 11 में बताया गया है। देन काश्यप ने बताया है धी धृति स्मृति विज्ञानम मनसंजयेत। काश्यप के अकॉर्डिंग मानस रोगों की चिकित्सा कैसी है, धी धृति स्मृति विज्ञानम मनसंजयेत। एंड सुश्रुत ने बताया है संशोधन, शारीरिक रोगों के लिए सुश्रुत ने बताया है संशोधन संशमन आहार आचारः सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतवः। सुश्रुत सूत्र 1 में बताया गया है। अभी आप यहाँ पे रेफरेंस लिख लीजिए कि सुश्रुत में भी कुछ बताया गया है कि संशोधन संशमन आहार और आचार हमें करना चाहिए शारीरिक रोगों के लिए, और अगंतु जो है मानसिक रोग जो है उसके लिए शब्द आदि इष्ट व सुखा व प्रयोगा, यानी कि जो भी वर्डिंग्स हमें अच्छी लगती हैं उनका प्रयोग करना मानस रोगों की चिकित्सा है। ये भी सुश्रुत सूत्र 1 का रेफरेंस है। अब हम इसके विमर्श में आते हैं। सेकेंड लाइन, प्रायः देव व्यपाश्रय चिकित्सा कर्मज रोगों में की जाती है। ठीक है, अभी हम पहले पढ़कर आए कि कर्मज रोग कौन से होते हैं, जो हम प्रज्ञापराध से करते हैं। मतलब हमें पता है कि अगर हम ये आइसक्रीम खाएंगे सर्दी में तो हमें कोल्ड होगा, वो हमने प्रज्ञापराध किया, तो इसमें हम कौन सी चिकित्सा करेंगे, देव व्यपाश्रय चिकित्सा करेंगे। ठीक है, और देन युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा 3rd लाइन में, यह चिकित्सा प्रायः दोषज रोगों में की जाती है। दोषज रोग, जैसे भी हमने बोला कि स्वभाव से ही रक्त दूषित हो रहा है शरद काल में। ठीक है, सितंबर के अराउंड हमें पता है कि ब्लड डिसऑर्डर होने ही होने, तो अभी हमें क्या करना है, तब हमें युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करनी है। देन विमर्श में ही 3rd पैराग्राफ, मानस रोगों की चिकित्सा ज्ञान में 3rd लाइन, वाग्भट ने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, अष्टांग हृदय सूत्र 1 का रेफरेंस है।
ठीक है, अब ये रेफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे अभी हमने काश्यप का लिखा था, काश्यप का था धी धृति स्मृति विज्ञानम, ठीक है, और यहाँ पे वाग्भट ने क्या बोला, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन वर्डिंग्स पे ताकि हमारे रेफरेंसेस गलत ना हो। देन पेज नंबर 36। अब यहाँ पे हमारे दोष स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी उन्होंने हमें ऊपर से गाइडलाइन दे दी चिकित्सा में कैसे कैसे करनी है। अब हम बता रहे हैं कि दोष कैसे कैसे हैं, फिर हमें दोषों को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अभी तक किसी को कोई क्वेरी? अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप टाइप कर लीजिए, या लेटर ऑन आप पूछ सकते हैं कहीं भी कमेंट करके या व्हाट्सएप पे पर्सनल टेक्स्ट करके। अब हम स्टार्ट करते हैं वात का लक्षण और उसका चिकित्सा सूत्र। रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलवत् विशदः खरः विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतः प्रशाम्यति। ठीक है, कि वात के गुण क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये वात ही है। तो जहां भी हमें रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर गुण मिलेंगे, ठीक है, वहां पर हम वात का स्थान मानेंगे कि वहां पर वात है। ठीक है, हम इस कुछ गुण ऐसे हैं जो हम ऊपर से भी मतलब देख सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं स्किन ड्राई हो रही है, या जैसे एक्जिमा है या सोरियासिस है, तो वहाँ पे हमें ड्राइनेस अपने आप ही देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हम टच करेंगे तो वहाँ हमें फील होगा कि ठंडा है या गर्म है, ठीक, तो वो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वात को। और फिर हम इसका चिकित्सा कैसे करेंगे। जो चीज़ हमें प्रोमिनेंट मिल रही है, अगर हमें रुक्षता प्रोमिनेंट मिल रही है तो हमें उसको स्नेहन देना है। ठीक है, हमें शीतता प्रोमिनेंट मिल रही है तो हमें उसको उष्णता यानी हॉट फर्मेंटेशन देनी है। किसी भी फॉर्म में हम उसको हॉट दे सकते हैं। हम उसको कुछ ऐसा सिरप दे सकते हैं जिस मतलब कुछ ऐसे द्रव्य दे सकते हैं जो कि उष्ण वीर्य वाले हैं, ठीक है, या फिर स्वेदन दे सकते हैं अगर लोकलाइज्ड है, तो उसके थ्रू हम वात की ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो वात के गुण बताए गए हैं, यहाँ पर कितने बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गुण बताए हैं। ठीक है, पूरी चरक संहिता में वात के गुण 3 बार बताए गए हैं। रेफरेंस नोट कर लेंगे, चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12 और चरक सूत्र 20। इन तीनों चैप्टर्स में वात के गुण बताए गए हैं। ठीक है, चरक सूत्र 1 में 7 गुण बताए हैं, चरक सूत्र 12 में 6 गुण बताए हैं, तो वो आपको याद करना है। सॉरी, चरक सूत्र 20 में 12 गुण चरक सूत्र 20 में 6 गुण बताए हैं। देन विमर्श का सेकंड पैराग्राफ, चरक संहिता के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में वायु के बारे में रोक्ष्यम, शैत्यम, लाघवम, विशद्यम, गतिर, मूर्तत्वम च वायुर आत्मरूपाणी। आत्मरूपाणी यानी जो प्योर वात है उसके लक्षण है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में निदान स्थान में बताए गए हैं वात के लक्षण। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्षः शीतो लघु खरुः खरः तिर्यगो द्विगुणेश्च एव रजो बहुल एव च। देन नेक्स्ट लाइन, योग वाह परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत दहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोमान संश्रयात। ये सुश्रुत चिकित्सा 3 का रेफरेंस है। ये सारे मैंने आपको श्लोक बताए हैं रेफरेंस के पर्पज से कि कहाँ कहाँ बताए गए हैं, तो इनके रेफरेंस आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज आती है कि सुश्रुत ने वायु को योगवाह बोला है। ठीक है, चरक ने इन टोटल वायु, पिपली और मधु, इन तीनों को योगवाही बोला है।
देन श्लोक नंबर 60, पेज नंबर 36। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणै पित्तम द्रव्ये आशु प्रशाम्यति। यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा स्नेह होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा विजिबल भी नहीं होगा बट ड्राइनेस भी नहीं दिखेगी, नॉर्मल रहेगा। उष्ण, कई बार क्या होता है क्या बोलेंगे, जब कोई बॉयल हो रहा होता है तो हम टच करके देखते हैं कि वो गर्म है, तो वहाँ पे पित्त प्रधान है। तीक्ष्णम, ऐसे ही द्रवम और अम्ल, सर और कटु, ये सब क्या है, पित्त के लक्षण हैं, ठीक है। और अगर हमें पता लग रहा है कहीं पर कंडीशन ऐसी हमें मिल रही है जहाँ पे ये सारे गुण हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसके विपरीत जो भी हमें गुण मिल रहा है उसका ऑपोजिट दे करके हम ट्रीटमेंट करेंगे। देन विमर्श का फर्स्ट लाइन, पित्त का स्वरूप औक्षण्य तीक्ष्ण्य द्रव न अति स्नेहो। और फिर इसमें इसके वर्ण बताए हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। शुक्ल अरुण वर्ण, वर्णश्च शुक्ल अरुण वर्ण। और गंध कैसी है, विस्र, गंधश्च विस्रो। रसौ कटुक अम्लौ सरश्च पित्तस्य आत्मरूपाणि, यानी शुद्ध पित्त के बारे में ये बताया गया है। देन लास्ट थर्ड लाइन, पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटु रसम चये विदग्धम च अम्लव एव च। सुश्रुत सूत्र 21 का रेफरेंस।